वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 यानी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी मृदा की पारगम्यता। इससे पहले देखिए हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। आपका सॉइल मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इसको हम नहीं पढ़ाएं, इसको क्या रखें, होल्ड रखें हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का सबसे ईजी टॉपिक होता है, इसमें बस थ्योरी रहता है, तो हम बोले हैं कि इसको हम कभी पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चैप्टर आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसमें ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह है, आप देखे होंगे रिलेशनशिप। इसी का न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस करना आता है। न्यूमेरिकल का हम 3 पार्ट लगाए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम पढ़ाए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दोनों को हम एक ही चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। हम क्या नाम दे दिए हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी पारगम्यता, है ना। क्या शुरू करेंगे, पारगम्यता। पारगम्यता यानी मृदा का वह गुण, मृदा का वह गुण, मृदा न लिख के हम क्या लिखे हैं, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसमें से कोई द्रव, समझिएगा, कोई द्रव आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पारगम्यता कहलाता है। समझिएगा, पारगम्यता मतलब क्या हो गया, पदार्थ का एक क्या एक प्रॉपर्टी है। और हम सबसे पहले बता चुके हैं प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हम क्या बताएं, शुरू के आप लेक्चर देख के आएंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रॉपर्टी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसको देखकर हम पता कर लेते हैं कि ये मेरा कौन सा चीज़ है ना। अब शुरू में देखे होंगे तो पारगम्यता क्या है, पदार्थ का वह गुण। देखिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो पदार्थ की जगह हम क्या लिखेंगे, मृदा का वह गुण, है ना। क्या हो जाएगा भाई, पारगम्यता किसी भी पदार्थ का हो सकता है। इस कपड़े में देखिए पानी यहाँ डालेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसमें पारगम्यता है। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड हैं नहीं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, तो हम पूरा फोकस करेंगे सॉइल पे। तो पदार्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, मृदा। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे मृदा का वह गुण, मृदा का वह गुण जिसमें से कोई द्रव, अब कोई भी द्रव बहे उसे पारगम्यता कहते हैं। लेकिन हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, पानी पर, है ना। पानी, क्योंकि हम यही देखते हैं ना मृदा से पानी कैसे बह रहा है सॉइल मैकेनिक्स में। तो मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। आसान डिफिनेशन है। अब जो समझिएगा पारगम्य पदार्थ क्या होता है, पारगम्य पदार्थ, पारगम्य अच्छे से लिखते हैं, पारगम्य। आप लोगों का आया था कमेंट, सर ज़्यादा हिंदी लिखिए। देखिए हम एक भी हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं। परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी, ठीक है। यह होता है परमिएबल मटेरियल, यानी वैसा पदार्थ जिसमें से कोई लिक्विड बह सके, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, परमिएबल मटेरियल यानी पारगम्य पदार्थ। समझिएगा, ऐसा पदार्थ जिसमें से पानी आसानी से बह सके, पारगम्य पदार्थ। जबकि पारगम्यता उस बहने के गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता। आसानी से बहने के गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। समझिए, यानी ऐसा मटेरियल है, इसमें पानी बह सके, तो इस मटेरियल को क्या कहेंगे, पारगम्य पदार्थ। लेकिन जो पानी बह रहा है ना, आसानी से बह रहा है, उस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, पारगम्यता। उस गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। अब ये पारगम्यता ना कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सॉइल का वो आपका साइज़ कैसा है ना। जैसे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे होते हैं ग्रेवल, सैंड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल सिल्ट और क्ले। तो यदि आपके साइज कोर्स है तो उसमें पारगम्यता ज़्यादा होगी, यानी उसमें पानी तेज़ी से बहेंगे। बात को समझ रहे हैं। और जैसे जैसे जो उसका साइज होता रह जाएगा आपका पार्टिकल का, पारगम्यता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, यानी उसमें पानी धीरे धीरे बहेंगे। जैसे कि सबसे अधिक पारगम्य पदार्थ कौन सा होगा, सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, ग्रेवल होते हैं। उसके बाद उसके बाद सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले। यानी सबसे कम पारगम्यता किस सॉइल में होगा, क्ले में। क्ले को हम इम्परमिएबल कहते हैं, यानी उसमें से पानी इतना धीरे धीरे बहता है, कुछ को हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल कहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे किसमें कितना पानी बह रहा है ना। क्ले में कितना पानी बहेगा, कितने वेलोसिटी से पानी बहेगा, सिल्ट में कितने वेलोसिटी से बहेगा, सैंड में और ग्रेवल में हम देखेंगे आगे चल के कितने वेलोसिटी से बहेगा। समझ आया। तो पारगम्यता किसे कहते हैं,
कि मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है, तथा वह पदार्थ जिसमें पानी बहता है पारगम्य पदार्थ कहलाता है। तथा पारगम्यता डिपेंड करता है कणों के साइज पे, ज़्यादा कणों का साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा पारगम्यता यानी पानी तेज़ी से बहेगा, कणों का साइज छोटा रहेगा पारगम्यता यानी पानी धीरे धीरे बहेगा। जैसे समझिए आप एक चावल ले लीजिए, एक आटा ले लीजिए, अब चावल में डाल दीजिए पानी तुरंत बह जाएगा, आटे में डालिए पूरा सोख लेगा, है ना। तो अब समझ सकते हैं, एकदम आसान सा एग्जाम्पल था। अब समझते हैं पारगम्यता के अनुप्रयोग। यानी भाई इंजीनियरिंग में पारगम्यता का यूज क्या है, पारगम्यता के अनुप्रयोग, है ना, यानी एप्लीकेशन ऑफ परमिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ परमिएबिलिटी, समझिएगा। अब पारगम्यता को उपयोग क्या है समझिएगा, यानी कहने का मतलब हम पारगम्यता पढ़ क्यों रहे हैं, पारगम्यता का उपयोग मतलब क्या हुआ कि हम पारगम्यता पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्या करना है भाई, आपको ट्यूबवेल बनाना है, ट्यूबवेल समझ रहे, नलकूप, क्या है आपका नलकूप, यानी आपको पानी निकालना है। तो सबसे पहले आप पानी क्या चाहेंगे कि नलकूप ऐसे जगह निकालें कि पानी उसमें से ज़्यादा, नलकूप जो ट्यूबवेल होता है आप ऐसे जगह धंसाना चाहेंगे जिसमें से पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो और पानी किस पे निकलना, किस पे डिपेंड करेगा, उस जहाँ आप नलकूप धंसाए हैं उसके अगल बगल के एरिया पे। मान लीजिए आप नलकूप धंसा दिए हैं तो अगल बगल के एरिया कैसा है इस पे डिपेंड करेगा कि आपका पानी कितना तेज़ी से निकल रहा है। यानी ये यदि मोर परमिएबिलिटी है, अधिक है तो आपका पानी अधिक निकलेगा, और कम है तो पानी कम निकलेगा। तो इसके लिए है ना, देखिए ट्यूबवेल में भी हम किसका यूज़ करेंगे, परमिएबिलिटी चेक करेंगे कि उसमें से पानी ज़्यादा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद है कि जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी स्ट्रक्चर का जब लोड पड़ता है ना, तो जो सॉइल होगा, हम बताए थे आपको, जब हैवी, मान लीजिए क्या है सॉइल है, जब इस पर हैवी स्ट्रक्चर का लोड पड़ेगा, हैवी स्ट्रक्चर का लोड, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे काफ़ी नीचे तक इसके फाउंडेशन दिए रहते हैं। तो हैवी लोड के कारण उसमें से पानी धीरे धीरे निकलता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। यानी बहुत ज़्यादा भारी भार पड़ने के कारण मृदा का क्या होता है, संघनन होता है, यानी कंसोलिडेशन होता है। क्या होता है आपका कंसोलिडेशन, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। संघनन मतलब होता है पानी निकालना, है ना। तो अब देखेंगे कोई हैवी स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हैवी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसा नहीं तुरंत बनाए तुरंत उसमें रहने लगे लोग, नहीं। अब कोई भी देखेंगे हैवी स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बना के छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जो नीचे फाउंडेशन के नीचे जो पानी रहता है ना, वो दब के, यानी लोड के वजह से दब के वो धीरे धीरे पानी निकल जाए, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो हैवी स्ट्रक्चर में कंसोलिडेशन जो पानी निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसके, यानी जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे का जो सॉइल है वो कैसा परमिएबल है, यानी अधिक पारगम्य है कि कम पारगम्य है। यदि अधिक पारगम्यता रहेगा तो जल्दी तेज़ी से पानी निकल जाएगा, कम पारगम्यता रहेगा तो पानी धीरे धीरे निकलेगा। बात को समझ रहे हैं। तो हैवी स्ट्रक्चर बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम पारगम्यता चेक करते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद होगा डैम के फाउंडेशन में। ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें आएंगी। आप कहेंगे कि था ही नहीं, जब आपके सिलेबस में दे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ परमिएबल, यानी पारगम्यता का परिचय, तो सारी चीज़ें आएंगी। पारगम्यता का अनुप्रयोग लिखिए। अब डैम क्या होता है, जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका डैम, ये आपका यूएस, ये आपका डीएस, यानी इधर से पानी आया और इधर है, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। तो क्या होगा आपका अप स्ट्रीम से, देखिए डैम बना है, अब डैम से पानी रिसेगा, भाई इसके नीचे है ना, डैम से क्या होगा पानी रिसेगा। तो ये पानी कितना रिसेगा कि नहीं रिसेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ के सॉइल पे। कहाँ डिपेंड करेगा, यहाँ सॉइल पे। यदि ये अधिक पारगम्य पदार्थ है तो अधिक पारगम्य मृदा है तो पानी ज़्यादा रिस्क इधर जाएगा। बात को समझ रहे हैं। यदि यहाँ के सॉइल कम पारगम्य मृदा है तो पानी कम रिस्क के जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सारे क्या थे आपके अनुप्रयोग थे, किसके, आपके पारगम्यता के। पहला क्या था आपका ट्यूबवेल आप कहाँ धंसाना चाहेंगे, जहाँ के सॉइल क्या हो, अधिक पारगम्य हो, है ना।
उसके बाद था आपका हैवी स्ट्रक्चर। हैवी स्ट्रक्चर मतलब हैवी स्ट्रक्चर खड़ा करने के कारण हैवी स्ट्रक्चर के नीचे जो मृदा होता है उसमें से पानी निकलने का दर किस पे डिपेंड करता है? मृदा के पारगम्यता पे। उसके बाद है डैम के फाउंडेशन। डैम के फाउंडेशन पे किस तरह का मृदा रहेगा? यदि ज़्यादा पारगम्य मृदा रहेगा तो पानी रिस जाएगा, कम पारगम्य मृदा रहेगा तो पानी नहीं रिसेगा। उसके बाद मान लीजिए कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन कर रहे हैं, यानी खुदाई कर रहे हैं, है ना। भाई कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो मृदा खोद के निकालेंगे, कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खोद के निकालेंगे। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? पारगम्यता पे। यानी खोदेंगे, ज़्यादा गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा। अब वो पानी उसमें कितना आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका वहाँ की मृदा का पारगम्यता कैसा है। सारी चीज़ें समझ आ रही है आपको, है ना। अब समझिएगा, हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए पारगम्यता होना अच्छी बात है कि पारगम्यता होना गलत बात है? तो सोचिए आपके दिमाग में क्या आंसर हो रहा है कि मृदा ज़्यादा पारगम्य है वो अच्छी बात है, कि मृदा कम पारगम्य है कि वो अच्छी बात है। आप एक बार सोचिए, हम इसको एक वे में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे? पारगम्य पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिसमें से कोई द्रव आसानी से बह सके उसे क्या कहेंगे? पारगम्य पदार्थ। उसके बाद क्या होता है? पारगम्यता यानी क्या होता है कि मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। उसके बाद है पारगम्यता का अनुप्रयोग। पारगम्यता का अनुप्रयोग में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हम ट्यूबवेल जब धंसाते हैं तो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी की मात्रा ट्यूबवेल के अगल बगल के एरिया पे डिपेंड करेगा। यदि ट्यूबवेल के अगल बगल का एरिया ज़्यादा पारगम्य मृदा है तो पानी अधिक मात्रा में निकलेगा, कम पारगम्य मृदा है तो पानी कम मात्रा में निकलेगा। जब हम हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के नीचे मृदा का संघनन होता है, कंसोलिडेशन होता है। एक कंसोलिडेशन का दर वहाँ उपस्थित मृदा के पारगम्यता पर डिपेंड करेंगे। ज़्यादा पारगम्य मृदा है पानी जल्दी निकल जाएगा। जब हम कोई फाउंडेशन बनाते हैं, डैम का फाउंडेशन या फिर बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाएंगे तो पानी रिस के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ये पानी कितना रिस के जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ उपस्थित मृदा के मात्रा पे, यानी मृदा के पारगम्यता पे। ज़्यादा पारगम्य मृदा है पानी ज़्यादा रिसेगा, कम पारगम्य मृदा है पानी कम रिसेगा। याद हो रहा है? उसके बाद खुदाई करेंगे तो क्या होगा? आपको खुदाई करेंगे, यदि वहाँ की मृदा ज़्यादा पारगम्य है तो उस गड्ढे में पानी भर जाएगा, फिर उसको निकालने में दिक्कत होगा, है ना। ये सारी चीज़ें था मृदा का अनुप्रयोग। नहीं देख रहे हैं हर जगह पहले हम उसका पारगम्यता ज्ञात करके कुछ करेंगे। इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं कि पारगम्यता होनी अच्छी बात है गलत बात है? अच्छी भी है और गलत भी है। जैसे उच्च पारगम्यता की ज़रूरत, उच्च पारगम्यता की आवश्यकता, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? निम्न पारगम्यता, निम्न पारगम्यता की आवश्यकता। जैसे कि हम कह दें कि फाउंडेशन के नीचे, फाउंडेशन के लिए भाई फाउंडेशन के लिए किस प्रकार की मृदा हमको चाहिए? उच्च पारगम्य मृदा। आप कहेंगे क्यों सर? वो इसलिए कि जब आप फाउंडेशन बनाएंगे तो उस पर फाउंडेशन बनाएंगे, भाई फाउंडेशन बनाएंगे तो उसके नीचे क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि बिल्डिंग यानी जो हैवी स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं वो जल्दी से मेरा स्टेबल हो जाए। यानी आप ये चाहेंगे कि स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद उसके नीचे का पानी जल्दी से निकल जाए, यानी कंसोलिडेशन उसका जितना होना हो जल्दी से हो जाए। एक किस पे डिपेंड करेगा? एक किस पे डिपेंड करेगा आपका? फाउंडेशन के। एक किस पे डिपेंड करेगा आपका? ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा है, ठीक है, और सामने बता रहा हूँ कंफ्यूज हो गए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है ना, तो आप एक दिन बाद देख रहे होंगे। अब पता नहीं जीतेगा कि जीत गया, जीत गया, ठीक है। पाकिस्तान गया, हारने वाला था किसी तरह जीत गया एक की, ठीक है। तो क्या है कि चलिए अच्छी बात है। अब क्या है, हाँ, उच्च पारगम्यता की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? कि फाउंडेशन के नीचे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे फाउंडेशन के नीचे जल्दी जल्दी मृदा स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? जब उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, यानी पानी जल्दी से निकल जाए। तो वहाँ उच्च पारगम्यता रहेगा तभी तो पानी जल्दी से निकलेगा। उसके बाद आ जाइए अब ट्यूबवेल में। कहाँ जाइए अब? ट्यूबवेल में। ट्यूबवेल में भी क्या चाहते हैं आप? ट्यूबवेल में भी यही चाहते हैं कि ट्यूबवेल में भी आप यही चाहते हैं कि पारगम्यता ज़्यादा हो तभी तो आपका अच्छा पानी मिलेगा। उसके बाद निम्न पारगम्यता किस में चाहिए? जैसे कि नहर में। अब मेरे भाई नहर बना रहे हैं, अब नहर के नीचे की मृदा ज़्यादा पारगम्य होगा,
नहर में नदी से पानी छोड़ेंगे तो पूरा पानी नीचे चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो नहर में मृदा का पारगम्यता कम चाहिए। या नहर के किनारे किनारे, आप ड्राइंग पढ़े होंगे, नहर के किनारे किनारे जो तटबंध होते हैं वहाँ की पारगम्यता कैसी चाहिए, उस मृदा तटबंध की मृदा की पारगम्यता कैसी चाहिए, कम चाहिए। क्यों? क्योंकि पारगम्यता तटबंध का ज़्यादा रहेगा ना तो वो निकल जाएगा, पूरा खेत में वैसे पानी निकल जाएगा बिना सिस्टम से, है ना। यानी नहर में भी उसके बाद आप कह सकते हैं कहाँ, फाउंडेशन के एक्सकेवेशन करते समय, यानी कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो वहाँ की मृदा की पारगम्यता कम होनी चाहिए। यदि पारगम्यता ज़्यादा रहेगी तो वहाँ क्या होगा, उसमें आपका पानी भर जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है आपको समझ आ रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका उच्च पारगम्यता किस में हो जाएगा आपका, जैसे रोड के सब ग्रेड में। सब ग्रेड क्या होता है, अब देखेंगे जब रोड बनता है, रोड या रेलवे के, अब देखेंगे जब रोड या रेलवे बनता है तो उसके नीचे ज़्यादा मोटा मोटा पत्थर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक जगह से दूसरे जगह, एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से बह सके, या फिर उसके ऊपर पानी आ रहा है तो जल्दी से नीचे पानी को पूरा भेज सके, तो वहाँ भी उच्च पारगम्यता की मृदा चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि डैम के कोरवाल में, है ना। अब देखिए डैम का कोरवाल क्या होता है, जैसे देखिए डैम, और हम बात बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ आए, जैसे हम बार बार कर रहे हैं कंसोलिडेशन, डैम वगैरह, कोरवाल, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले हैं तो वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका डैम। अब आपको भी नहीं पता है डैम कैसे दिखता है, इसका हमको ड्राइंग पढ़ना है ना। हम बहुत चीज़ें ड्राइंग में रोके हुए हैं, ड्राइंग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जो इसके बीच का रहता है ना, ये बीच का अलग मटेरियल, बीच वाला अलग मटेरियल रहता है, और किनारे वाला क्या रहता है आपका, अलग मटेरियल रहता है। किनारे वाला क्या रहता है आपका, अलग मटेरियल। तो इसे हम कहते हैं कोरवाल। क्या कहते हैं हम लोग, कोरवाल कहते हैं। तो ये मृदा की पारगम्यता कम होनी चाहिए क्योंकि पानी एक तरफ से दूसरे तरफ न जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे डार्सी लॉ। और देखिए आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है, ठीक है। हम ग्रुप में डाले थे कि बताइए मतलब कहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। हम मैराथन क्लास चलाने वाले हैं संडे को, है ना। मेरा ये प्लान है कि पूरा का पूरा रिवीजन करने का। तो आप लोग का कुछ कमेंट ही नहीं आ रहा है, हाँ सर रिवीजन करा दीजिए, नहीं करा दीजिए। तो हम लाइव आते हैं संडे को और 4-5 घंटा क्लास चलता है। 11 बजे हम डाले हुए हैं शेड्यूल, आप लोग देखिएगा 4-5 घंटा लगातार क्लास चलता, और क्या होता है आपका कंप्लीट हो जाता, पूरा जितना छूटा हुआ है वो भी सब पूरा कंप्लीट कर देते। तो आप लोग रिस्पांस करिए, थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना। नहीं हम कहते आप लोगों से, एक अंदर से फीलिंग आता है। अभी आप लोग देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो कितना फंस रहे हैं, जबकि शुरू का लेक्चर हम बनाते थे ड्राइंग का या फिर सॉइल का, उसमें ज़बरदस्त व्यू आता था, तो हम उसमें एनर्जी ज़्यादा लगाते थे। एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना, है ना। फीलिंग बहुत मायने रखता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का, नहीं तो कोर्स तो हम कंप्लीट करेंगे, कैसा भी कोर्स कंप्लीट करेंगे। यही है कि थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, कुछ अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।